गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पीछे की क्लास में श्वसन तंत्र के बारे में बताया था और उसके आगे वाला टॉपिक मैं आपके स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रक्त एवं इसकी संरचना। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले रक्त होता क्या है, रक्त की परिभाषा। रक्त एवं इसका संगठन। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं तथा कोशिकाओं से चयापचयी अपशिष्ट उत्पादों तथा CO2 का परिवहन करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि रक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपापचय के पश्चात जो पदार्थ हैं शेष बचे हैं उनका परिवहन करता है। ठीक है, अब देखो रक्त का जो रासायनिक संगठन होता है वो देखो, रक्त मुख्य रूप से 3 प्रकार का कार्य करता है। ठीक है, तो रक्त होता है वो, इसके अंदर रक्त के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, रक्त मैं एक चार्ट के द्वारा आपको बता रहा हूं। रक्त, इसका एक भाग तरल भाग जो होता है उसको बोला जाता है प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को क्या बोला जाता है? तरल भाग होता है प्लाज्मा। तरल भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, और दूसरा जो भाग होता है वो होता है रुधिराणु। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? रुधिराणु होता है। रुधिराणु होता है। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का 55% भाग होता है। कितने प्रतिशत भाग होता है? 55% भाग होता है। ठीक है, तथा रुधिराणु जो होता है वो रक्त का शेष बचा यानी कि 45% भाग होता है। समझ गए? रक्त के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, तरल भाग और ठोस भाग। ठीक है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है तथा ठोस भाग है वो कणिकाणु या रुधिराणु कहलाता है। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का कितने प्रतिशत भाग होता है? 55% भाग होता है। अब देखिए, इसमें देखने योग्य बात यह है कि प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। कितने प्रतिशत होता है? 90 से 92% क्या होता है? जल होता है तथा 8 से 10% कार्बनिक
कार्बनिक अकार्बनिक कार्बनिक अकार्बनिक तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 8 से 10% कार्बनिक अकार्बनिक तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कार्बनिक अकार्बनिक तथा अन्य पदार्थों के अंदर देखिए इसके अंदर एक तो होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के अंदर इसके अंदर 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। रक्त में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला होता है इसके अंदर ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, और दूसरा होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दूसरा कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसके अंदर 2 प्रकार के प्रोटीन हो गए, एक तो ग्लोबिन प्रोटीन और दूसरा होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ में के रूप में पाए जाते हैं ग्लूकोज। कार्बनिक पदार्थ के अंदर क्या हो गए? कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गया। ठीक है, इसके बाद यूरिया हो गया, एंजाइम हो गए, ये सभी इसके अंदर क्या है? पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम है, बाइकार्बोनेट है और फास्फेट है। ये क्या पाए जाते हैं? अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास रुधिराणु हो गया। ठीक है, रुधिराणु के अंदर 3 प्रकार की रुधिराणु कोशिकाएं पाई जाती हैं। ब्लड कार्पोरेस जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो ब्लड कार्पोरेस इसके अंदर पहला जो होता है वो होता है आरबीसी, यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, दूसरे नंबर की जो होती हैं वो होती हैं डब्ल्यूबीसी। दूसरे नंबर की कौन सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी होते हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। और तीसरे नंबर की जो होती हैं वो होते हैं डिंबाणु या प्लेटलेट्स। तीसरे नंबर की होती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसको डिंबाणु बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? डिंबाणु बोला जाता है। ठीक है, ये हो गए। अब देखिए इसके अंदर आरबीसी जो होते हैं वो क्या है? उनका वर्गीकरण। आरबीसी जो होते हैं उनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आरबीसी जो होते हैं ये केंद्रक रहित, कहने का मतलब ये है कि शरीर के अंदर ये सर्कुलेट होती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं, इसलिए इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें वो ये है कि आरबीसी जो होते हैं वो श्वसन वर्णक का कार्य करते हैं। इसके अंदर श्वसन वर्णक
हीमोग्लोबिन, क्या पाया जाता है? श्वसन वर्ण के हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी जो होती हैं इनमें श्वसन वर्ण के हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखिए कि हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है। आरबीसी का जो रंग होता है वो क्या कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, अब आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी कोशिकाएं, ये मुख्य रूप से आरबीसी जो कोशिकाएं होती हैं ये मुख्य रूप से हमें जो हमारे शरीर के अंदर, अब देखो इन आरबीसी जो कोशिकाएं होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर लगातार प्रवाहित होती रहती हैं। क्या होती रहती हैं? हमारे शरीर के अंदर लगातार प्रवाहित होती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरबीसी जो होती हैं वो कुल रक्त कोशिकाओं का 99% भाग होती है। ठीक है, कुल रक्त कोशिकाओं का 99% भाग क्या होती है? आरबीसी कोशिकाएं होती हैं। बाकी 1% कोशिकाओं में आपके पास डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जो इसका सेकंड भाग है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उन्हें श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखो श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं, उनका जीवन काल, श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं उनका जीवन काल बहुत ही संक्षिप्त होता है। उनका जीवन काल बहुत ही संक्षिप्त या बहुत छोटा मान सकते हैं, कह सकते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। कहने का मतलब समझ रहे ना कि शरीर के अंदर बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़कर उनको नष्ट करने का कार्य क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसलिए प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। ठीक है, इनको फाइटर कोशिकाएं भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या करेंगी? ये बाहर से आने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर अपना जीवन क्या कर लेती हैं? समाप्त कर लेती हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं देखिए, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम हो गया श्वेत रुधिर कोशिकाएं। अब ये मुख्य रूप से प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। इनका जो जीवन काल है वो 24 से 30 घंटे होता है। ठीक है, 24 से क्या है? 30 घंटे के बीच होता है, क्योंकि ये बाहर से आने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो कोशिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कितने
कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है ग्रेनुलोसम और दूसरी होती है एग्रेनुलोसम। ठीक है, पहली होती है ग्रेनुलोसम, पहली होती है ग्रेनुलोसाइट मान सकते हैं, ग्रेनुलोसम मान सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, डब्ल्यूबीसी जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की कोशिकाओं के अंदर बटी हुई होती हैं। अब जो ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ग्रेनुलोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है वो होती है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं, और दूसरी जो होती हैं इसके अंदर वो इओसिनोफिल कोशिकाएं, इओसिनोफिल कोशिकाएं, और तीसरी जो होती हैं वो होती हैं बेसोफिल कोशिकाएं। तीसरी जो होती हैं वो होती हैं बेसोफिल कोशिकाएं। ठीक है, इसके बाद जो एग्रेनुलोसम जो है उसके भी मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, पहला हो गया लिम्फोसाइट और दूसरा हो गया मोनोसाइट। तो ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मोनोसाइट जो होती है वो महाभक्षक कोशिका के रूप में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, अब मोनोसाइट तो क्या कर रही है? महाभक्षक कोशिका के रूप में परिवर्तित हो गई, तथा न्यूट्रोफिल जो होती है वो मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिका होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिका होती है वो होती है न्यूट्रोफिल। कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल होती है। यह कोशिका बाह्य प्रतिजन यानी शरीर के बाहर से आने वाले प्रतिजनों का भक्षण करने का क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, तो ये इसके बाद जो आता है वो होता है प्लेटलेट्स, डिम्बाणु। ठीक है, इनको मुख्य रूप से थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। डिम्बाणु को क्या बोला जाता है? डिम्बाणु को थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं बोला जाता है। ठीक है, अब रक्त में डिम्बाणुओं की जो संख्या होती है वो 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, अब देखिए ये इनका जो औसत जीवन काल होता है वो होता है 10 दिन का। कितने दिन का होता है? 10 दिन का होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए प्लेटलेट्स कहाँ
जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर पे कहीं चोट लग जाए, ठीक है, चोट लगेगी तो उस स्थान से क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए उस रक्तस्राव वाले स्थान पर तुरंत प्रभाव से ये प्लेटलेट्स कोशिकाएं पहुंचकर रक्त के मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं, यानी कि रक्त के मार्ग को रोक देती हैं, जिससे अधिक मात्रा में हो रहा रक्तस्राव क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका रक्त हो गया। दोबारा से एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि रक्त शरीर में ऑक्सीजन, CO2 व अन्य पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। अब देखिए इसका पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4। ठीक है, 7.4 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि यह दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है, दुर्बल क्षार। ठीक है, तो हल्के क्षारीय विलयन होता है, यह दुर्बल क्षार हो गया। ठीक है, इसका पीएच मान कितना हो गया, 7.4 हो गया। ठीक है, अब इसका जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। तथा कणिका में वाला जो भाग होता है उसको आप रुधिराणु बोल सकते हैं या कणिकाणु बोल सकते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का 55% भाग होता है। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का 55% भाग होता है और शेष बचा 45% जो भाग होता है वो होता है रुधिराणु। कौन सा भाग होता है, रुधिराणु वाला भाग होता है। प्लाज्मा जो होता है उसमें 90 से 92% क्या होती है, जल होता है। 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, शेष 10% में कार्बनिक, अकार्बनिक तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रुधिराणु। रुधिराणु मैंने आपको बता दिया 45% होते हैं। इसमें इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट के अंदर पहला आ जाता है आरबीसी। पहला कौन सा होता है, आरबीसी होता है। ठीक है, आरबीसी जो होता है वो रुधिर कोशिकाओं का 99% भाग होता है। कितने प्रतिशत भाग होता है, 99% भाग होता है। ठीक है, और बाकी शेष जो भाग है उसके अंदर आपका WBC और बिंबाणु, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि इसमें मुख्य रूप से एक प्रोटीन जिसे हीमोग्लोबिन बोला जाता है पाया जाता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक का कार्य करता है। यह हमारे शरीर में लगातार सर्कुलेट होता रहता है, बहता रहता है। ठीक है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। भाई सर्कुलेट होगा तो केंद्रक नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो क्या है, यह लगातार हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट होता रहता है, केंद्रक विहीन होता है। ठीक है ना, केंद्रक इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसका जो जीवन काल है वो लगभग कितने दिन होता है, 120 दिन होता है। ठीक है, कितने दिन होता है, 120 दिन होता है।
ठीक है। इसके बाद इसमें मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो ये होता है कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो इस हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। पूछ लिया जाए कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब इसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है वो होता है डब्ल्यूबीसी। कौन सा होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। जिस अब जो आरबीसी जो होते हैं इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है, ठीक है। लाल अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होगा तथा भ्रूण अवस्था के अंदर प्लीहा में क्या हो जाता है, इनका निर्माण हो जाता है, ठीक है। प्लीहा में इनका भ्रूणावस्था में या नवजात अवस्था में इनका निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें डब्ल्यूबीसी जो होता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं इनका जीवन काल बहुत ही संक्षिप्त होता है, 24 से 30 घंटे के बीच होता है। कितना होता है, 24 से 30 घंटों के बीच होता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से क्या करती हैं, प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। ये बाह्य प्रतिजनों से लड़कर या जीवाणुओं से लड़कर अपना जीवन क्या कर लेती हैं, समाप्त कर लेती हैं। इसलिए इनका जो जीवन काल होता है वो बहुत ही संक्षिप्त होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है वो है रुधिराणु, ठीक है। रुधिराणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनका जीवन काल लगभग 10 दिन का होता है। क्या कितना होता है, लगभग 10 दिन का होता है। ये क्या करते हैं, ये कोशिकाओं से या शरीर के बाह्य भाग से होने वाले रक्तस्राव के मार्ग को अवरुद्ध करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए रक्त के मुख्य रूप से कार्य कौन कौन से होते हैं, वैसे आपको बता दिया गया है। रक्त के मुख्य जो कार्य हैं वो देखो, सीधी सी बात आपको पहले तो बता दिया गया है कि रक्त का जो पहला कार्य होता है वो CO2 ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों का क्या करना, विनिमय करना। तो CO2 व ऑक्सीजन का वातावरण व ऊतकों के मध्य विनिमय करना पहला जो कार्य होता है वो होता है O2 व CO2 का वातावरण व ऊतकों के मध्य विनिमय। ये क्या होता है, पहला कार्य होता है, ठीक है। इसके बाद है पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न भागों या स्थानों तक परिवहन करना। पोषक पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन, पोषक पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन, ठीक है। इसके बाद जो होता है वो इसका मुख्य जो कार्य ये तो है ही है, शरीर के तापमान एवं pH को नियंत्रित करने का कार्य भी रुधिर का होता है। शरीर के pH, शरीर के pH व तापमान को
तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के पीएच व तापमान को नियंत्रित करने का कार्य भी इसका होता है। ठीक है। दूसरा जो प्रतिरक्षा का जो कार्य होता है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रुधिर। प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करने का जो कार्य होता है वो भी किसका होता है? रुधिर का होता है। ठीक है। इसके बाद है उपापचय की प्रक्रिया के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ जितने भी होते हैं अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर परिवहन करने का कार्य भी रुधिर का होता है। किसका होता है? रुधिर का होता है। ठीक है। अब इसके बाद है आपका यहाँ रक्त के प्रकार। ठीक है। रुधिर हो गया, रुधिर का रासायनिक संगठन हो गया। ठीक है। इसके बाद है रक्त के प्रकार। ठीक है। तो रक्त के प्रकार देखो, रक्त के प्रकार रक्त के प्रकार देखिए, रक्त में पाई जाने वाली रक्त कणिकाओं की सतह पर प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर मानव शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मानव शरीर की जो रक्त कोशिकाएं जो होती है ना उनमें प्रतिजन ए व बी होता है। ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त जो होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। ठीक है। रक्त का जो वर्गीकरण लेन स्टीनर ने किया था, तो रक्त जो होता है वो उसके मुख्य रूप से ए बी व ओ। रक्त के मुख्य रूप से कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। ठीक है। अब देखिए इसमें प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर अगर देखें तो रुधिर वर्ग ए वाली लाल रक्त कोशिकाओं पर क्या पाया जाता है? प्रतिजन ए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? प्रतिजन ए पाया जाता है। ठीक है। रुधिर वर्ग बी वाली लाल रक्त कोशिकाओं पर प्रतिजन बी पाया जाता है। ठीक है। ये तो रुधिर वर्ग हो गया और ये हो गया आपके पास है प्रतिजन। ठीक है। तो रुधिर वर्ग ए वाली लाल रक्त कोशिकाओं पर प्रतिजन ए होता है। रुधिर वर्ग बी वाली लाल रक्त कोशिकाओं पर प्रतिजन बी होता है। ठीक है। रुधिर वर्ग ए बी वाली लाल रक्त कोशिकाओं पर प्रतिजन ए व बी दोनों होते हैं। कौन से होते हैं? प्रतिजन ए व बी दोनों होते हैं। ठीक है। तथा
रुधिर वर्ग ओ वाली लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई प्रतिजन नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रतिजन नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कोई प्रतिजन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो रक्त का जो समूह होता है, ठीक है, इसको प्रतिजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर इसको रक्त समूहीकरण ABO समूहीकरण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समूहीकरण ABO बोला जाता है। ठीक है, अब देखो जो रुधिर जो होता है इसमें प्रतिजन AB के अलावा एक अन्य प्रतिजन भी पाया जाता है जिसे RH फैक्टर बोला जाता है। RH प्रतिजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, RH फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, अब जिन मनुष्यों में RH कारक पाया जाता है उन्हें RH धनात्मक कहते हैं तथा जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें बोला जाता है RH ऋणात्मक। उन्हें क्या बोला जाता है, RH ऋणात्मक बोला जाता है। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है वो आपका होगा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आज की जो आपकी क्लास है वो यही समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें।